कि जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपना और अपने बेटी और बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपनी वोट का सौदा करेंगे तब तक हमारे बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं। क्या हमारे और हमारे बच्चों का जीवन 5 किलो अनाज में कटेगा, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया में कटेगा, गैस सिलेंडर में कटेगा? वही हमारे बेटे और बहू को मिल जाएगा, फिर उसके बेटे और बहू को मिल जाएगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उनके बच्चों की तरह पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके जीवन के हर पहलू में वो आगे बढ़े? वो अभी किसी थाने का दरोगा बने, वो भी तहसीलदार बने, वो भी परगना मजिस्ट्रेट बने, वो भी जिले का कलेक्टर बने या कप्तान बने? या 5 किलो चाहते हैं या यह चाहते हैं? क्या चाहते हैं? खाली 5 किलो अनाज और 1,000-2,000 रुपया, या बच्चों की शिक्षा और रोजगार चाहते हैं कि अच्छा जीवन जी? शिक्षा। अभी तक तो यही चाहते हैं जो मिल रहा है आप, कि किसी ने नहीं दिया हमें 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, किसी ने नहीं दिया हमें 1,000-2,000 रुपया, किसी ने नहीं दिया 5 किलो, किसी ने नहीं दिया गैस सिलेंडर चूल्हा हमें फ्री। इन्होंने दिया है, इसलिए इनको राजा बनाना है और हमको कटोरा लेकर के मांगना है। मांगने और देने वाले में एक ही फर्क है। जब आप वोट देकर के उनको जिता देते हैं तो वो देने वाले बन जाते हैं और आप मांगने वाले बन जाते हैं। और अगर उस वोट लेकर के आप जीत जाइए तो आप देने वाले बन जाइए और वो मांगने वाले। पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन वोट का पर्दा है। पति पत्नी को जब डालते नहीं देख सकती और पति पत्नी को वोट डालते नहीं देख सकती। सही है कि गलत? जब वोट की डालने की व्यवस्था की गई तो पहले ओपन कर रहे थे कुछ लोग जो सामंतशाही लोग थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धिजीवी लोग वो जानते थे कि ये गरीब और कमजोर लोग हैं, बड़े लोग इनसे जबरदस्ती वोट ले लेंगे, इसलिए गुप्त मतदान रखा गया। जाइए उन्हीं लोगों के साथ और जब बूथ में जाइए तो अपना बटन दबाइए और फिर उनके साथ बगल में खड़े हो जाइए, भैया आप ही को दे के आए। वोट पे लिखा नहीं रहता कि किसको दिया। आ रही बात समझ में नहीं गई? पूजा प्रतिष्ठा खूब करो, नहा वहा के खूब पूजा करिए। प्रयागराज है, संगम नहाया, ये सब पाप वाप कट जाएंगे हैं? लेकिन भगवान चुनाव नहीं लड़ेंगे कि लड़ेंगे? हैं? भगवान तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, कि लड़ेंगे? हैं? तो आपकी समस्या का समाधान वही करता है जो वोट से जीतता है ना? तो भगवान की पूजा प्रतिष्ठा खूब करना रोज, लेकिन भगवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। भगवान चुनाव लड़े तो उनको वोट देना, और अगर भगवान न लड़े तो भी वोट मत देना भगवान के नाम। है? सही है कि गलत? पीछे तक मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? है? खूब पूजा वूजा रोज करना, उसमें कोई कसर मत रखना, लेकिन वोट मत देना। सही है कि गलत? वोट उसको देना जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, बच्चों की रोजगार की बात करे, हमारी समस्या की समाधान की बात करे, खाद बीज सस्ती होने की बात करे, किसान की फसल की कीमत सही दे, उसके कर्जे माफ करे, वोट उसको देना। सही है कि गलत? है? और बाकी जो 2-3 दिन पहले चलता है, पहले तो करना नहीं, वो काम गलत है, करना नहीं चाहिए। लेकिन ना बने तो वो भी सही। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? है? वैसे करना नहीं चाहिए है और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ना बने तो वो भी सही। वोट डालते कोई देखता नहीं। मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लाखन राज पासी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर पाल जी, हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भाई पंकजमन विश्वकर्मा जी, हमारे लीगल सेल का काम देख रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई अजीत प्रताप जी, हमारी प्रदेश महासचिव
रानी जी, हमारे प्रदेश महासचिव रमेश यादव जी, हमारे प्रदेश महासचिव भाई बबलू जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत उत्साह में हैं। साथियों, आज आप लोगों ने एक जनसभा का आयोजन किया और आपका उत्साह देख करके मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हम लोग कुछ कामयाबी हासिल करेंगे। साथियों, इस सभा का जो आपने नाम रखा है संपूर्ण भागीदारी महासम्मेलन, अभी हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने 8 जनवरी को गाजीपुर से शुरू किया। हम लोगों ने बहुत सर्दी में और बहुत सारे साथियों के साथ हम लोगों ने, भाई अजीत प्रताप जी का जिला है, वहां से हम लोगों ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा की शुरुआत की। गाजीपुर से मऊ, फिर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, उसके बाद बुंदेलखंड में जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी और कानपुर देहात में हम लोगों ने दूसरे चरण का समापन किया। 30 तारीख से फिर हम लोग संपूर्ण भागीदारी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 30 तारीख से हम लोग उन्नाव से शुरू करेंगे। उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और कानपुर नगर में इसका समापन करेंगे। इस संपूर्ण भागीदारी का यात्रा का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, हमारे कुछ साथियों ने जरूर आप लोगों के बीच में ये बातें कही हैं। मैं भी कुछ समय आपका उन बातों की तरफ लेना चाहता हूँ कि संपूर्ण भागीदारी यात्रा का जो मकसद है, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 लाइन की बातें हमारे भाई भी थोड़ा ध्यान से सुने, नौजवान बच्चे भी हमारा ध्यान से सुने और हमारी बहनें भी हैं वो ध्यान से सुने। जन अधिकार पार्टी का ऐसा मानना है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना क्यों हो? हमारा देश जातियों का देश है, हमारी पहचान जातियों से है। किसी को जाति के आधार पर बहुत सम्मान है और किसी को जाति के आधार पर अपमान है। हमारी पहचान, हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी कुछ बन जाएं, लेकिन जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जाति की जनगणना हो जाए और जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिल जाए। चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे ठेके पट्टे हो, चाहे पहाड़ का पत्थर हो, रेता हो, सब जगह उसकी आबादी के हिसाब से सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिल जाए। आज इस सभा का भी यही मकसद है और जो जन अधिकार पार्टी में संपूर्ण भागीदारी यात्रा चल रही है, उसका भी मकसद यही है कि हमारे बच्चों को और हमको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। जिन लोगों को हम लोगों ने सरकार में जाने का मौका दिया, आजादी के 76 साल बाद भी जो लोग सरकार में गए, उन लोगों ने आज तक हमें और हमारे बच्चों को हक हिस्सा नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में हमें सब कुछ दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अभी आपने 26 जनवरी मनाया, इसीलिए हम मनाते हैं 26 जनवरी कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा समानता का, हिस्सेदारी का, वो लागू हुआ और इस देश का गरीब और कमजोर भी, पिछड़ा और दलित, अकलियत, आदिवासी भी, किसान भी, मजदूर भी, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले।
लेकिन जिन लोगों को हमने सत्ता में भेजा अपना वोट दे करके, वो नहीं चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी में आ सके, हमारे बच्चे उनके बच्चों की बराबरी में आ सके। हमारा वोट लेकर के वो जीतते हैं और जीतने के बाद हमें वो 5 किलो अनाज तो देना चाहते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा देना चाहते हैं, कॉलोनी कुछ लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले और उनके हाथों में काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। वो 5 किलो अनाज में जिंदा न रहें, वो काम करें, रोजगार में रहें और अपना कमा करके अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट देकर के जिताया, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनकी बराबरी में खड़े हैं। इसलिए हमको संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी। मैं ये बार बार कहता हूँ कि हिस्सा देने का काम ये उन लोगों का है जिनको हम वोट दे करके जिताते हैं, लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी उन्होंने हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया। अगर हमें अपना हिस्सा लेना है तो हमें जिस वोट से हम उनको चुनाव जिता करके भेजते हैं, उस वोट को लेकर के जो हमारी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जो गरीब की, कमजोर की, किसान की, मजदूर की बात करती है, जब उस पार्टी को जिता करके भेजेंगे, उसके कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे, वो हमारे हिस्सेदारी की और हकदारी की लड़ाई करेंगे। मैं यात्रा में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो मैंने हर जगह ये सवाल किया कि हमें हिस्सा मिलना चाहिए आबादी के हिसाब से। अगर मान लीजिए 100 आबादी है पूरे देश की, तो 100 में अगर पाल की आबादी 8 है तो 8 उसे मिल जाए हर जगह, चाहे सरकारी नौकरियां, जल जंगल जमीन, ठेके पट्टे। अगर पासी की आबादी 100 में 8 है, 10 है तो उसको उतना मिल जाए। कुशवाहा की आबादी 100 में 10 है, 12 है, उसको मिल जाए। यादव की जितनी है उसको मिल जाए। तो इसमें क्या बुरा है? जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो जो जिस समाज के साथी हो, हम किसी का हक हिस्सा नहीं मानना चाहते, लेकिन ये हिस्सा देगा कौन? मैंने हर जगह ये सवाल किया जब मैं इन 20-25 जिलों में गया कि ये हिस्सा देगा कौन, और यही सवाल मेरा आपसे भी कि ये हिस्सा देगा कौन। अगर हम घर में हैं, हमारे 10 बीघा जमीन है, हमारे 5 लड़के हैं, कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंगड़ा है, तो क्या घर का मालिक बंटवारा रूप रंग देख के करता है? शिक्षा और शिक्षा देख के करता है? लंगड़ा और सही देख के करता है? या 5 बच्चे हैं तो 5 को बराबर बराबर देता है? बराबर बराबर देता है या कम ज्यादा करता है? बराबर बराबर देता है। तो आपने इस देश की और प्रदेश की संपत्ति का मालिक किसको बनाया? किसको बनाया? इस देश की जो धन संपत्ति है, जमीन जायदाद है, उसको मालिक आपने किसको बनाया है? जिसको वोट देकर के आपने कुर्सी में बैठाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसके मुखिया को मालिक बनाया है। तो आपको हक हिस्सा मिला, आपको हिस्सेदारी मिली। आपको हिस्सेदारी नहीं मिली, फिर भी आपको बनाना है। पहले 5 साल में बनाया, फिर दोबारा बनाया और फिर बनाना है। हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमें बनाना है। हम खुद अपना अधिकार नहीं लेना चाहते और अपने बच्चों का अधिकार नहीं लेना चाहते। जिस दिन हम ये जान जाएं, जागरूक हो जाएं कि जिसको हम वोट दे करके जिताते हैं वही मालिक है, वही हिस्सेदारी और वही भागीदारी दे सकता है। आपका वोट लेते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, और वो सत्ता में पहुंच जाते हैं और आपको 5 किलो अनाज देते हैं और उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और कप्तान बनता है और हमारा बच्चा चपरासी भी नहीं बनता। जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर हमें हिस्सा लेना है, हक लेना है,
तो हमको जागरूक होने की जरूरत है। हमारी समस्या का समाधान, हमारे बच्चों की समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है, हमारे पास है, आपके पास। वो ठीक हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम ठीक हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर हम वोट देना उनको बंद कर दें, वोट को हम ले लें, तो हमारी समस्या का समाधान होगा। बाबूजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबूजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे भाई रुक जाओ भाई, मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूँ, तुम घर बैठे रहोगे। अगर मेरे साथ होते तो मुझे संघर्ष करने की जरूरत कहाँ पड़ती। और देखो एक बहादुर और बोला, जय अधिकार पार्टी। अब कौन बोला? और जैसे मैं चला जाता हूँ और जैसे चुनाव आता है वैसे कितना जिंदाबाद होता है ये तो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं कि अच्छा हो, हमारे बेटे और बेटी को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो सबसे पहले आपको जागरूक होकर के हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को वोट बेचना बंद करना पड़ेगा। हमारे गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चुनाव के मौके में हमारी बहनों के खातों में कुछ पैसे आ जाते हैं, किसी के 500, किसी को 1000। तो चुनाव के पहले तक तो वो ठीक बोलती है, और जैसे खाते में पैसा आता है वो चुप हो जाती है। अपना और अपने बहू को, अपने बच्चे को लेकर के जहां जहां उनका जोर पड़ता है, अपने पड़ोसियों में भी जोर पड़ता है, वो अपने वोट को जहां उसका हित नहीं है वहां वो दे देती है। जैसे चुनाव का मौका आता है तो हमारे भाई लोग, दारू चलती है 3-4 दिन पहले से, पैसे बढ़ते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, और आप किस हवा में बह जाते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं एक से एक बात कहता हूं, आप लोग सुनते भी होंगे कि जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपना और अपने बेटी और बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपनी वोट का सौदा करेंगे तब तक हमारे बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं। क्या हमारे और हमारे बच्चों का जीवन 5 किलो अनाज में कटेगा, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया में कटेगा, गैस सिलेंडर में कटेगा, वही हमारे बेटे और बहू को मिल जाएगा, फिर उसके बेटे और बहू को मिल जाएगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उनकी बच्चों की तरह पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके जीवन के हर पहलू में वो आगे बढ़े, वो अभी किसी थाने का दरोगा बने, वो भी तहसीलदार बने, वो भी परगना मजिस्ट्रेट बने, वो भी जिले का कलेक्टर बने या कप्तान बने? या 5 किलो चाहते हैं या यह चाहते हैं? क्या चाहते हैं? खाली 5 किलो अनाज और 1000-2000 रुपया, या बच्चों की शिक्षा और रोजगार चाहते हैं कि अच्छा जीवन जी, शिक्षा। अभी तक तो यही चाहते हैं जो मिल रहा है आप, कि किसी ने नहीं दिया हमें 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, किसी ने नहीं दिया हमें 1000-2000 रुपया, किसी ने नहीं दिया 5 किलो, किसी ने नहीं दिया गैस सिलेंडर चूल्हा हमें फ्री। इन्होंने दिया है, इसलिए इनको राजा बनाना है और हमको कटोरा लेकर के मांगना है। मांगने और देने वाले में एक ही फर्क है, जब आप वोट देकर के उनको जिता देते हैं तो वो देने वाले बन जाते हैं और आप मांगने वाले बन जाते हैं। और अगर उस वोट लेकर के आप जीत जाइए तो आप देने वाले बन जाइए और वो मांगने वाले बन जाइए। लेकिन हम चाहे जितना कहें, मुझे 16 फरवरी 16 में मैं जेल से निकला और मैं लगातार इसी बात को मैं रोज कहता हूं। आज मैं कोई आपके बीच में नई बात नहीं कह रहा, मैं जितनी बार इस एरिया में आया हूं इन्हीं बातों को घुमा फिरा के कहा, लेकिन उस बात का कोई असर होता नहीं। मेरे साथियों ने मुझे 2 तलवारें दी, एक तरफ भगवान बुद्ध की फोटो दी और तलवार भी दिया साथ, लेकिन उनका प्रेम है, स्नेह है,
लेकिन मैं एक बात कहता हूं, तलवार तो उस जमाने में चलती थी जब अशोका था राज, सम्राट अशोक राज में थे, वो राजा थे, तब तलवारें बंदूकें चलती थी। और आज अशोक की गद्दी तक जाने के लिए तलवारें बंदूकें नहीं चलती, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो गद्दी में बैठता है। अगर आप अशोक को जानते हैं, भगवान बुद्ध को जानते हैं, महाराजा लखन पासी को जानते हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं, जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, तो उस जमाने में वो संघर्ष किए, तलवारें चलाई। और जब शासन राज सत्ता बाद में चली गई हमारी, और जब बाद में अंग्रेजों का शासन आया, देश आजाद हुआ, तो हमारे महापुरुषों ने सोचा कि नहीं, राजशाही अच्छी नहीं, जिसको लोग चुने वो राजा बने, और जिंदगी भर के लिए ना बने, 5 साल के लिए बने। तब से हमारे देश में वोट पड़ता है, आप चुनते हैं राजा, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बन जाता है। और जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, वो ये सोच के वोट का अधिकार दिया था कि इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अगर ये जागरूक होकर के, इकट्ठा होकर के अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करके राजपाट बना लेंगे, तो अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और उनकी तरह जितने गरीब कमजोर लोग हैं उनकी भी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, जिसके ज्यादा वोट है उसे राजा बनना चाहिए, लेकिन राजा वो बन जाता है जिसके कम वोट है, और बनाता कौन है? जिसके ज्यादा वोट है। और बड़ा फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, हमने फला भैया को राजा बना दिया और हम उनका झोला लेके चलते हैं। ये आपको सोचना है और विचार करना है। हमारी और आपकी समस्या का समाधान कहीं दूसरी जगह नहीं, कोई करेगा भी नहीं हमारी समस्या का समाधान। कोई आपको अपनी पीठ पे लाद के भवसागर नहीं पार कराएगा, आपको खुद पार करना पड़ेगा, खुद तैरना पड़ेगा, तो आप पार कर पाएंगे। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, कोई और नहीं उठाएगा हमारे बच्चों की जिम्मेदारी। आप जिनको वोट देते हैं, देखिए उनके बच्चे कहाँ हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं। जिस दिन आप अपने वोट की ताकत को समझ लेंगे, वो दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब तक वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक कभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। मैं अपने बहनों से बार बार ये कहना चाहता हूं, चुनाव में आज से 15 साल पहले कम प्रभावित करती थी हमारी बहनें, लेकिन इधर 10-12 साल से 15 साल से चुनाव को बहुत प्रभावित होता है। आपको महसूस हो या ना हो, आपको लगता है कि नहीं, हम साइकिल में घूम रहे थे या हाथी में घूम रहे थे, हमारे साथ हमारे घर का वोट होगा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी। आपके घर का वोट आपके साथ नहीं रहता। आप जहां घूमते रहिए, आपका घर का वोट तो कहीं और जाता है, आपसे बताया भी नहीं जाता और कहीं और चला जाता है। उसका एक ही कारण है कि जो चुनाव के मौके पर थोड़े थोड़े लालच दिए जाते हैं, उस लालच के कारण लगता है कि किसी ने हमें नहीं पूछा है, और ये लोग हैं जो हमें पूछ रहे हैं, तो वो हमारी बहनें वो वोट उनको दे देती हैं। जब तक आप अपने विचारों को अपने घर में अपने बच्चों से चर्चा नहीं करेंगे, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, उसके अच्छाई और बुराई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप अपने पूरे घर को, परिवार को एक साथ नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं और या समझते हैं कि नहीं, वोट से राजा बनता है और राजा में सब कुछ है, तो आपको जागरूक होना होगा और हमारी बहनों को जागरूक होना होगा। अगर हमारी बहनें जागरूक हो जाएं, तो इस लड़ाई को हम आपसे तेजी से पहले जीत सकते हैं। हमारी बहनें नहीं जागरूक होकर पा रहे हैं, हम लोग सही बातें नहीं उनके बीच में पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। आज काफी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने और अपने बच्चों के खातिर, बेटी और बेटा के खातिर, पति के खातिर, भाई के खातिर अपने वोट को बेचना बंद करिए। जिस दिन आप वोट बेचना बंद कर देंगे, आपके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मत 5 किलो अनाज में वोट बेचिए, मत गैस सिलेंडर चूल्हा में
अपना वोट बेचिए, मत 1000-2000 में बेचिए। जो मिलता भी है आपका, वो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। वो 5 किलो अनाज, वो 2-2 हजार करके जो 6000 रुपया, वो किसी और का नहीं है, वो आपकी गाढ़ी कमाई का है। आप टैक्स देते हैं। किसी नेताजी के घर से वो पैसा नहीं आता, सरकारी खजाने का पैसा है। और सरकारी खजाने की मालिक होती है सरकार, और सरकारी खजाना होता है आम जनता का। आप कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, जो भी बाजार में खरीदते हैं, सब टैक्स देते हैं। आपको लगता है कि शायद बड़े लोग टैक्स देते होंगे। बड़े लोग आपसे, आप अगर 1 रुपया देते हैं तो बड़ा आदमी 20 पैसे टैक्स देता है। बड़े आदमी तो लोन भी लेते हैं, वो भी सब माफ हो जाता है। गरीब का तो लोन भी नहीं माफ होता। इस देश के कुछ लोगों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ, 14 लाख करोड़ रुपया। और पूरे देश के किसानों का 2 लाख करोड़ कर्जा है, नहीं माफ हुआ। तो जो हमारी समस्या है, उसके समाधान के बारे में अगर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो समस्या का हल हम ही निकालेंगे। अगर आपको 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है तो किसी नेताजी का नहीं है, वो आपकी गाढ़ी कमाई का है। 1 लीटर डीजल में आपके बगल में मध्य प्रदेश लगा है 66 रुपया लगता है टैक्स, आपके यहाँ 56 रुपया लगता है। 1 लीटर डीजल जब आप खरीदते हैं पेट्रोल पंप से, तो पेट्रोल पंप वाले को 2 रुपया 25 पैसे मिलते हैं। जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी, उसको 2 रुपया 25 पैसे मिलते हैं, उसका पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए वो चोरी करता है। 56 रुपया सरकार ले लेती है, बाकी जो बचा पैसा वो जहां से तेल आता है वहां चला जाता है। और वो 56 रुपया जो आप देते हैं हर लीटर में, वो सरकारी खजाने में जमा होता है। कपड़े में टैक्स देते हैं, जूते में टैक्स देते हैं, जो बेचने जाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, जो खरीदने जाते हैं उसमें टैक्स देते हैं। जो आम पब्लिक, जो गरीब लोग टैक्स देते हैं, वो लगभग 27-28 लाख करोड़ टैक्स देते हैं। और जो बड़े आदमी टैक्स देते हैं, वो लगभग 6-7 लाख करोड़ टैक्स देते हैं। आप 4 गुना टैक्स देता है गरीब आदमी इस देश का। और जो टैक्स देते हैं 1-1, 2-2 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, वही सरकारी खजाने में जमा होता है। और उसी सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, 2-2 हजार करके 6000 मिलता है। आपको इतना मिलता है, और बाकी जो बचा अपने लोगों में लुटाते हैं। अपने लोगों को देते हैं बालू का ठेका, पत्थर का ठेका, सड़क का ठेका, क्या क्या देते हैं उनको। अपने लोगों को देते हैं 10-10, 20-20 हजार करोड़ का लोन, और फिर माफ कर देते हैं। और आप तो 50 हजार भी ले लीजिए, 1 लाख भी ले लीजिए, तो नहीं माफ होगा। कि होता है। इसलिए ये वही लोग काम करते हैं जो हमारी वोट से जीत करके जाते हैं। मैं रोज ये बात कहता हूँ, रोज जो साथी मेरे रहते हैं तो मेरे साथ सुने वो परेशान हो जाते हैं, कहते एक ही बात रोज बोलते हैं आप। लेकिन मैं इस बात इसलिए बोलता हूँ कि शायद थोड़ी जगह हो जाए, आपके अंदर ये बात बैठ जाए। हालांकि जिनको मैं सुनाता हूं उनके अंदर भी नहीं बैठती है, जो मेरे साथी उनके अंदर भी बड़ी मुश्किल में बैठती है। लेकिन इस आशा विश्वास से सुनाता रहता हूं कि शायद बैठ जाए आपके मन में। मैं रोज अक्सर सवाल किया करता हूं कि भाई थाने का दरोगा किसकी सुनता है? उसी की सुनता है जिसको वोट से जिताते हैं। उसी की सुनता है, किसी और की है? जिले का कप्तान, जिले का कलेक्टर किसकी सुनता है? उसी की सुनता है जिसको वोट से जिताते हैं। 5 किलो अनाज, 2-2 हजार करके 6000 रुपया गैस सिलेंडर कौन देता है? वही देता है जिसको वोट से जिताते हैं, वही तो देता है ना। तो ये 5 किलो से ज्यादा भी तो ले सकते हो अगर वोट लेके जीत जाओ तो, है? दूसरे को ना जिताओ, अगर वोट लेके खुद जीत जाओ तो 5 किलो से तो ज्यादा ले सकते हो। कि 5 किलो बहुत है? तो थोड़ा अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आज जो संपूर्ण भागीदारी, जो ये सम्मेलन रखा गया है, उसका एक ही मकसद है
कि हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, और हिस्सेदारी और भागीदारी देने का उन लोगों का काम है जिसको हम वोट से जिताते हैं। 76 सालों से हमने जिताया, लेकिन उनको हमें हिस्सा और भागीदारी नहीं दी। लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज आए थे, सब देश को लूट के ले गए। कहते हैं ना कुछ लोग, अंग्रेज आए थे, देश को लूट के ले गए, लेकिन जमीनें तो नहीं लूट के ले गए ना, कि ले गए? जमीनें तो यहीं पड़ी हैं। और जो हमारा संविधान कहता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें बराबरी का हिस्सा हमको मिलना चाहिए था। मिला बराबरी की जमीनें आपको? मिली कहीं किसी को? है मिली? किसी किसी को तो बेचारे को घर बनाने को जगह नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं कि चलो पाकिस्तान से खतरा है भारत को, तो अब की बार भारत को जो बचा ले उसको वोट दे दे। सही है कि नहीं? बहुत सारी बातें जो मेरे साथियों ने भी कही, और मैं तो इन बातों को रोज कहता रहता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि अगर आप लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानेंगे, अपने संगठन को बना लेंगे, तो हमें और हमारे बच्चों को हमारा हक हिस्सा मिलेगा। इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सब हम लोग जो हमारा हिस्सा बनता है वो हम अपना हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हमारा हिस्सा कोई और दे देगा, तो कोई और नहीं देगा हमारा हिस्सा। हमें अपने हिस्से के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारा 1 फुट जमीन हमारी कोई पड़ोसी दबा ले, हमारा भाई ज्यादा ले ले, तो हम झगड़ा कर लेते हैं, मार कर लेते हैं, 1000-2000 रुपया के लिए मार कर लेते हैं। लेकिन जब हम वोट दे के उनके जिता देते हैं, तो हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरी सब वो ले जाते हैं। हमारे बच्चे का सरकारी खजाना जितना हिस्से में आता है वो सब लूट लेते हैं। उस पे हम संघर्ष नहीं करते हैं, उस पे हम आवाज नहीं उठाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा समय खराब है, उनका समय अच्छा है। हमारा समय खराब हम करते हैं, कोई और नहीं करता है। अगर हम अपना वोट देने का तरीका बदल लें और सही चुनाव करना शुरू कर दें, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज ये संपूर्ण भागीदारी सम्मेलन का यही मकसद है, और आज जब हम जिले जिले जा रहे हैं, उसका भी मकसद यही है कि हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले और भागीदारी मिले। साथियों, इलाहाबाद में बहुत बार मैं आया हूं और बहुत जगहों पर मैंने अपनी बातें रखी हैं। विधानसभा का चुनाव भी हम लड़े थे, लेकिन जो हमारी चाहत थी, वो रिजल्ट, जो हमारी अपेक्षा थी, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया है। मैं आज, मुझसे बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि किसी से गठबंधन हो जाता, किसी से बातचीत हो जाती, किसी से चर्चा हो जाती, अगर एक सीट आ जाती तो बात बन जाती। लेकिन मैं उनको बताता हूं कि एक सीट जीतने के लिए भी तो वोट ही लगती है। पूरे प्रदेश के लोग अगर मिल के डाल देंगे वोट एक सीट पे, तो नहीं जीतेंगे। जहां से लड़ेंगे वहां के लोगों को वोट देना होगा कि नहीं देना होगा, है? लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं, तो फिर कहते हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं करिए। तो मैं पूछता हूं भाई, कहीं ना कहीं जहां से भी करेंगे वहां भी तो वोट लगेगा, है? तो फिर चर्चा खत्म कर देते हैं। तो और देखिए, मैं एक बात अगर और कहूं, अगर इलाहाबाद में एक लोकसभा में 5 सीटें हैं, कई सीटें हैं यहाँ? 9 की 10? 12 10 सीटें हैं, 12 सीटें हैं। 2 लोकसभा की सीट हो गए पूरे और 2 विधानसभा ज्यादा हो गई। अगर हम इन 12 सीट पे लड़े होते और हम ज्यादा नहीं 10-10 हजार वोट पा गए होते, और एक लोकसभा में 5 सीटें होती हैं, और अगर हम 10,000 वोट पा गए होते, हार जाते, तो भी एक लोकसभा में 50,000 वोट होता। और जब 50,000 और वोट होता है एक लोकसभा में, तो आज हमारे दरवाजे कोई खड़ा होता,
और कहता कि नहीं, जन अधिकार पार्टी के पास 50,000 वोट है लोकसभा में, माने रखता है हराने जिताने में, इनको अगर अपने साथ ले लें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। फिर भी हमारी और हमारे साथियों की चाहत है कि हम लोग कुछ रिजल्ट दें, लेकिन रिजल्ट हम तभी दे पाएंगे जब आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे। चुनाव से पहले मैं हर जगह गया और मैंने कहा कि देखिए, अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो किसी न किसी से बात बन जाएगी। जिसको वोट लेना होगा वो बात करेगा, हमें जिसको सरकार बनानी होगी। और अगर आप पहले ही भाग जाएंगे तो कोई न पूछेगा। तो सब लोग कहते रहे, जैसे अभी नारा लगाते कि नहीं हम सब साथ हैं, और चुनाव जैसे शुरू हुआ तो पहले वे भाग गए सब। आधे तो मेरे साथी कहने लगे कि हम सोचे कि आप आ ही रहे हैं तो हम पहले से चले गए। और ये बताइए कि जब आप पहले ही चले जाएंगे तो कोई मुझसे आएगा बात करने, कोई मुझे पूछेगा? जब लोग सर्वे करते हैं, लोगों को पता है कि आपका वोट मिल जाएगा उनको बिना हमसे बात किए, तो कोई हमसे बात करेगा? है? बात तो हमसे तभी करेगा जब उनको ये पता हो कि जब तक हम जन अधिकार पार्टी के नेता से बात नहीं करेंगे तो ये वोट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले ही चले जाएंगे तो कौन हमको पूछेगा? विधानसभा के चुनाव में यही हुआ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये गलती अब दोबारा ना हो। हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। बात बनेगी किसी से तो लड़ना है, नहीं बनेगी तो भी लड़ना है। लेकिन नहीं बनेगा जैसे नाम लेता हूं तो निराश हो जाते हैं कि लगता है बनेगी नहीं बात है। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूं, कोई अपनी हमको कोई अपनी पीठ पे लाद के लखनऊ दिल्ली नहीं ले जाएगा कि ले जाएगा है? अगर कोई लाद के ले जाए तो बताइए। हम चाहते हैं कि किसी के कंधे में बैठ के हम चले जाएं दिल्ली, किसी के कंधे में बैठ के चले जाएं लखनऊ, तो कोई नहीं ले जाएगा। अगर हमारी खुद की मजबूती नहीं होगी तो हमें कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। तो हमें पहले खुद को मजबूत होना होगा। जिस दिन हम मजबूत होंगे, हमसे कोई गठबंधन करता है तो अगर उसको फायदा है तो हमारे फायदे के लिए नहीं करता। अगर उसको फायदा है तो वो कहता है कि ठीक है भाई, अब उसके फायदे में हमारा फायदा निकल आए तब तो बात होती है। और बाकी कोई हमारे फायदे के लिए नहीं करता। ये करता है? बता दो, बहुत जागरूक लोग हैं सब लोग, इसलिए मैं सब ओपन मीटिंग में कह रहा हूं ये सारी बातें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा रास्ता निकाले, अच्छी बात किसी से बने। लेकिन अगर नहीं भी बनेगी तो भी चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? अरे पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? देखिए, कोई बहुत ज्यादा लोग तो नहीं हाथ उठा रहे हैं। लड़ना है तो लड़ना तो है। कितना टाइम हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि कहते तो हो, लेकिन जब 5 दिन बचते हैं ना, 4 दिन, और फिर ऐसी हवा लगती है, फिर किसी की सुनती नहीं, ना हमारे बहनें सुने ना हमारे भाई सुने। मैं आपसे एक और जाते जाते एक बात कह रहा हूं, जो सपा को जिताए हो, साइकिल चलाए हो, कुछ मिला है? कुछ मिला? जो कमल खिलाए हो उनको कुछ मिला? अरे नहीं मिला तो अपना घर बना लेते, ये भी मान लेते कि यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे का महल कोई रहने को मिल जाता है क्या? है? अपनी झोपड़ी हम तैयार करते, तो अपनी झोपड़ी तो अपनी होती है ना? है भाई, अगर हम अपनी झोपड़ी बना लेते तो उसी में तो रहने को मिलेगा कि दूसरे के महल में रहने को मिल जाएगा? है? लेकिन अगर जाते हो दूसरे के महल के पास, फोटो खिंचवा लेते हो और थोड़ी देर उनका पांव दबा देते हो तो कहते नहीं हम महल वाले हो गए। वो तो नहीं जाते हो कि हो जाते हो? हैं? तो फिर अपनी झोपड़ी बना लो। और अगर इस झोपड़ी में भी हम मेहनत करें
कुछ आप इकट्ठा करो, कुछ लोगों को मैं इकट्ठा करूं, तो ये झोपड़ी भी महल बन जाएगी एक दिन, जिसकी छत छाया में आप रहेंगे, मैं रहूंगा, हमारी तरह के गरीब कमजोर होते हैं। उसी से तो कुछ सीखने की जरूरत, सीखिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों से कुछ सीखिए, उन्हीं से सीख लीजिए, बीएसपी के समर्थकों से कुछ सीख लीजिए, बीजेपी के समर्थकों से कुछ सीख लीजिए, कुछ तो सीख लीजिए। मेरे पास आएंगे, कहेंगे क्या बताएं बाबूजी, अब आप अगर सब नेता एक हो जाते ना तो बात बन जाती। कौन कौन नेता? कहेंगे वो जो डिप्टी साहब है, वो जो वो है, और आप सब एक हो जाते तो बात बन जाती। अच्छा ये बताओ, मेरी ये झोपड़ी में है, झोपड़ी में, वो है महलों में, भले ही कैसे रहते हैं वो जाने, वो हैं, वो रहते हैं अंदर रहते हैं कि बाहर सोते हैं, हैं या क्या करते हैं, लेकिन मेरी झोपड़ी, लेकिन मैं अपना मालिक हूं ना, मैं किसी का किराएदार तो नहीं हूं ना। अब तुम मेरी उनसे तुलना कर देते हो, तो मुझे तो मेरे साथी किसी दिन उठा के किसी के महल में फेंक आएंगे, कहेंगे साहब इसको ले लो, ये खाना वाना यही बनाएगा, काची है तो साग भाजी का काम करेगा। तो ये इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, और मेरे जैसे खुला बात बताने वाला कि आम पब्लिक में मैं सारे लोगों के बीच में बताता हूं, इसके बाद भी आपको संदेह होता है। कोई नहीं चाहता कि जन अधिकार पार्टी बने, सब चाहते हैं कि हमारे सिंबल में आके लड़ो, हमारी पार्टी में वर्ज कर जाओ, हमारे सिंबल में आके लड़ो, आप ही मालिक रहेंगे बाबू भाई, क्या जरूरत है चलाने की। तो बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं कि क्या जाता है, लड़ लो, कैसे ना कैसे बना ही लिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। तो बना तो लिए जाए इस बार किसी तरह से, कि ना बनाया जाए, बनाया जाए ना। चलिए ठीक है। तो मैं ये लास्ट में जाते जाते आपसे एक अपील करूंगा, अपनी बहनों से भी और अपने भाइयों से भी, कि जो जो हो 2-4 दिन पहले न मन माने तो सब कर लेना, ये भी वो भी सब कर लेना, जो जो मन, समझ गए ना मेरी बात है, जो मन माने, जो न चले वो सब कर लेना, लेकिन पटवा मत देना। ले लेना जो मिले, कसम वसम के चक्कर में मत पड़ना। एक कबीर का दोहा याद कर लिया करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, है नहीं? तुम कौन से राम को मानते हैं जो अभी तक नहीं करते सारे पाप? पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने तो बीच बीच बताई, पूरी याद नहीं है मुझे, है? तो देखिए, बहुत डर डर के बातें मैं कह रहा हूं, हम सब लोग भक्त लोग हैं, हमसे ज्यादा भक्त कोई आदमी नहीं है। खूब पूजा वूजा करिएगा, भगवान बुद्ध की तो फोटो लगी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2-4% मानने वाले होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मैं अपने घर से जानता हूं। तो पूजा प्रतिष्ठा खूब करो, नहा वहा के खूब पूजा करिए, प्रयागराज है, संगम नहाया, ये सब पाप वाप कट जाएंगे, हैं? लेकिन भगवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि लड़ेंगे? हैं? भगवान तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, कि लड़ेंगे? हैं? तो आपकी समस्या का समाधान वही करता है जो वोट से जीतता है ना? तो भगवान की पूजा प्रतिष्ठा खूब करना रोज, लेकिन भगवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। भगवान चुनाव लड़े तो उनको वोट देना, और अगर भगवान न लड़े तो भी वोट मत देना भगवान के नाम है।
सही है कि गलत? पीछे तक मेरी आवाज जा रही है कि नहीं है? खूब पूजा वूजा रोज करना, उसमें कोई कसर मत रखना, लेकिन वोट मत देना। सही है कि गलत? वोट उसको देना जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, बच्चों की रोजगार की बात करे, हमारी समस्या की समाधान की बात करे, खाद बीज सस्ती होने की बात करे, किसान की फसल की कीमत सही दे, उसके कर्जे माफ करे, वोट उसको देना। सही है कि गलत है? और बाकी जो 2-3 दिन पहले चलता है, पहले तो करना नहीं, वो काम गलत है, करना नहीं चाहिए। लेकिन ना बने तो वो भी सही। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? है वैसे करना नहीं चाहिए है, और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ना बने तो वो भी सही। वोट डालते कोई देखता नहीं। पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन वोट का पर्दा है। पति पत्नी को जो डालते नहीं देख सकती और पति पत्नी को वोट डालते नहीं देख सकती। सही है कि गलत? जब वोट की डालने की व्यवस्था की गई तो पहले ओपन कह रहे थे कुछ लोग जो सामंतशाही लोग थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धिजीवी लोग वो जानते थे कि ये गरीब और कमजोर लोग हैं, बड़े लोग इनसे जबरदस्ती वोट ले लेंगे, इसलिए गुप्त मतदान रखा गया। जाइए उन्हीं लोगों के साथ, और जब बूथ में जाइए तो अपना बटन दबाइए और फिर उनके साथ बगल में खड़े हो जाइए, भैया आप ही को दे के आए। वोट पे लिखा नहीं रहता कि किसको दिया। आ रही बात समझ में नहीं रही? चलिए, आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोग सब लोग निकल करके आए, निकलना शुरू किए, एक जगह बैठना शुरू किया आपने। इसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ के आयोजक साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बहुत जोर लगाए थे लखन राज पासी साहब की नहीं वहाँ कार्यक्रम देना है। बबलू भाई भी हमारे, बबलू भाई हमारे थोड़ा अच्छे आदमी हैं, थोड़ा जिद्दी आदमी है, थोड़ा अच्छे आदमी है, थोड़ा जिद्दी आदमी है, थोड़ा बिरादरी का भी असर है, तो थोड़ा ये कम सुनते हैं, किसी और की कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा चलाते हैं। लेकिन मेहनत की इन्होंने, और ये हमारे नेता हैं इधर के, तो कितना बड़ा नेता बनाना है ये हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है कि ये कितने बड़े नेता बन जाए। तो मेरी तो इच्छा है कि आप इनको बहुत बड़ा नेता बना दीजिए, लेकिन अभी आपके ऊपर है, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप सब लोगों को धन्यवाद, यहाँ के आयोजक साथियों को धन्यवाद। मैं अब चलना चाहूँगा, मुझे एक जगह और जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।